प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन, उसकी बायोजेनेसिस और उसके फंक्शंस के बारे में। तो अगर केमिकल कंपोजिशन की हम बात शुरू करें तो गोल्गी बॉडी जो होती है उसकी मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, जो लिपोप्रोटीनस होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये भी ट्राइलेमिनर होती है स्ट्रक्चर में, इसके ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। इसके जो करेक्टर हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरमीडिएट होते हैं केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरली अगर हम बात कर रहे हैं तो। इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स मुख्यतः उपस्थित होते हैं वो सिफेलिन और लेसिथिन होते हैं, जबकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। गोल्गी बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है उसको स्रावित करती है, स्क्रीट करती है। मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो इसमें से रिपोर्ट किए गए हैं वो हैं एडीपीएस, एटीपीएस, सीटीपीएस, एनएडीपीएच साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, यूडीपी एन एसाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ग्लैक्टोसिल ट्रांसफरेज, थायमिन पायरोफॉस्फेटेज एक्सेट्रा। इनमें ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन में और उसको कैटलाइज करने में हेल्प करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स की उनसे रिपोर्ट किए गए हैं, और ये मुख्यतः होते हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्यूकोज एंड ग्लूकोसामिन। सियालिक एसिड जो होता है वो रैट की लिवर सेल के अंदर काफ़ी मात्रा में उपस्थित होता है, परंतु प्लांट कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। इसी तरह से जाइलोज एंड आर्बिनोज कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्लांट सेल्स की गोल्गी बॉडी में से रिपोर्ट किए गए हैं। गोल्गी बॉडी की जो सिस फेज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिजेंबल करती है, जबकि इसकी ट्रांस फेज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजेंबल करती हुई होती है केमिकल कंपोजिशन। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नी होते हैं दे डिफर फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या उनसे कैसे डिफर करते हैं? पहला है एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस है दैट इज गोल्गी बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो उसका प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएशन। तीसरा है साइटोकेमिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी इनकी डिफरेंट होती है गोल्गी बॉडी की एज कम्पेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में हाई कंसंट्रेशन में मिलता है, किंतु गोल्गी बॉडी के अंदर, गोल्गी की सिस्टर्नी के अंदर ये बहुत लो कंसंट्रेशन में होता है। इसी तरह से जो कॉलिन है एक फॉस्फोलिपिड, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्ट अबंडेंट होता है, जबकि इसकी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाने वाली कंसंट्रेशन है वो लगभग मध्यम होती है, इंटरमीडिएट होती है। तो ये सारे जो हैं ये केमिकल कंपोजिशन थी इसकी गोल्गी बॉडी की। इसके बाद अगर हम इसकी बायोजेनेसिस की बात करें तो बायोजेनेसिस, हालांकि बाउच 1965 उसने सबसे पहले इसको सजेस्ट किया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे उसका बनता है। इसी तरह से पैरन पैरनसीटो ने 1910 के अंदर ये सजेस्ट किया था कि गोल्गी बॉडी जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग जो गोल्गी बॉडी है उससे उसका डिवीजन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। और डेनियल ने 1964 में ये प्रपोज किया कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका जो ओरिजिन है वो प्लाज्मा लेमा की वेसिकल से होता है, और उसने ये एक अमीबा पैलोमिक्स फिलिनॉइज सेंसिस के अंदर
डिस्क्राइब किया। इसी तरह से वार्ड ने 1965 में ये सजेस्ट किया कि जो गोल्जी बॉडी है वो एनुलेटेड लैमेली की वेसिकल से उत्पन्न होते हैं, परंतु मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू जो है वो एस्नर और नोविकोव ने 1962 और बीम्स एंड कैसल ने 1968 में किया। और ये जो है इनका व्यू जो है ये बताता है कि जो सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कई बार कॉन्टिन्यूस रहती है। तो इसका मतलब जो है इसका ओरिजिन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होना हुआ सबसे ज्यादा माना जाता है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें इसको तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल्स निकले और ये वेसिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बडिंग ब्लैप्स के रूप में बर्ड्स निकलती हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मिलकर उसका पार्ट बन जाती है। तीसरा जो है जो एनुलेटेड लेमिली हैं जो साइटोस्केलेटन के रूप में काम करती हैं, इससे वेसिकल्स निकले, ये वेसिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और चौथा जो पार्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे स्मॉल पिंचेस जो हैं वेसिकल्स निकले और ये वेसिकल्स जो हैं ये मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ये बायोजेनेसिस हो सकती है प्लाज्मा लेमा से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो एनुलेटेड लैमिला हैं उनसे, और चौथा जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो अगर हम एक डायग्रामेटिक देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को लूज करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशन वेसिकल्स निकले और ये फ्यूज होकर जो फॉर्मिंग फेज है गोल्जी बॉडी की उससे फ्यूज होकर ये उसके सिस्टर्नी का निर्माण करते हैं। परंतु जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होमोलोगस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इन होमोलोगस किसी भी ऑर्गेनेली के इसकी स्ट्रक्चर नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाई कंसंट्रेशन में मिलता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लो कंसंट्रेशन में मिलता है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मिलने वाला जो कोलिन है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। तो जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसके न्यूक्लियस के होमोलोगस ऑर्गेनेल में नहीं। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि ज़्यादातर इसके जो फंक्शंस हैं वो सेक्रेटरी फंक्शन है। तो पहला है जो सेल सिक्रीशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल रहता है। पहला है तो ये जो है सेल सिक्रीशन में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का साइज क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो ये प्रूव करता है कि गोल्जी बॉडी जो है वो सेल सिक्रीशन में एक्टिव रोल प्ले करती है। ये जो सेलुलर सिक्रीशन होते हैं ये नेचर में वेरिड होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, ये प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, ये जो है आपके केवल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी कर सकते हैं। तो इसके जो सिक्रीशंस हैं जैसे गोबलेट सेल इंटेस्टाइन की उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन, इसी तरह से पिगमेंट सेल्स के अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, पैनक्रियाज की एसिनल सेल्स जो होती हैं उसके अंदर प्रोटीन्स, जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उनके अंदर हार्मोन्स, प्लाज्मा सेल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरोस्क्रीशंस हैं, और जो लिवर सेल्स हैं उनके अंदर लाइपोकॉन्ड्रियन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इसके एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेलुलर सिक्रीशन का, ये सबसे पहले काजोल ने 1914 के अंदर सजेस्ट किया था, जिसे बाद में ब्राउन ने 1929 और डी रॉबर्टिस 1935 में उसको सपोर्ट किया। ये जो सिक्रीशंस हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहले कहलाते हैं कॉन्टिन्यूस सिक्रीशंस और दूसरे कहलाते हैं डिसकॉन्टिन्यूस सिक्रीशन। कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन जो है वो है
रिलीज ऑफ सेलुलर सिक्रीशन विदाउट स्टोरेज। तो जो सेल का सिक्रीशन है वो स्टोर नहीं होता, सीधा ही रिलीज कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो प्लाज्मा सेल्स द्वारा रिलीज की गई एंटीबॉडीज और लिवर सेल्स के अंदर उत्पन्न होने वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से डिसकॉन्टिन्यूस सिक्रीशंस में क्या होता है कि जो सिक्रीशंस हैं सेल के वो एक स्टोर रहते हैं वैक्यूल्स में, और जब कोशिका इनको स्टिमुलेट करती है उस समय वो रिलीज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो पैनक्रियाज की एसाइनल सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है और ये वेसिकल की फॉर्म में स्टोर रहते हैं, परंतु जब इसको पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है कुछ कंडेंसेशन का कार्य भी करता है, मीन्स जो सेल सिक्रीशंस हैं उनको कंडेंस करने का कार्य भी करता है। किर्कमैन ने ये सजेस्ट किया कि गोल्जी बॉडी कंडेंसेशन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और ये योग, लिपिड, बाइल, एंजाइम्स और हार्मोन्स आदि को कंडेंस करता है बाय लूजिंग वाटर। तो पैलेड ने 1962 में क्या मैकेनिज्म है कंडेंसेशन की, उसने उसको इन फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा समझाया। पहले जो प्रोटीन्स हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये रिलीज होकर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं, और यह अभी तक ये इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर राइबोसोम्स के सिक्रीशन जो प्रोटीन्स हैं वो इसकी ल्यूमेन के अंदर चले गए, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये अभी बहुत जो है इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। इसके बाद ये जो प्रोटीन्स हैं ये ट्रांजिशन वेसिकल या ब्लैबिंग के द्वारा भी बड ऑफ होते हैं यहाँ से, और ये साइटोसोल में मूव करते हुए ये जो सिस फेस है गोल्जी बॉडी की सिस फेस उस पर आकर फ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद प्रोटीन्स जो होते हैं गोल्जियन जो सिस्टर्नी है इसके अंदर कंडेंसेशन होगा इनका, और इसके बाद ये सेक्रेटरी वेसिकल्स या जाइमोजेनिक वेसिकल की फॉर्म में, तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं उस फॉर्म में ये ट्रांसफेज है। तो ये ट्रांसफेज है एंड दिस इज द सिस फेज या फॉर्मिंग फेज एंड दिस इज द रिलीजिंग फेज। तो यहाँ से वेसिकल्स इसमें आके जुड़ रहे हैं और यहाँ से इससे वैक्यूल्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो ये जो वेसिकल हैं ये स्क्रिटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये देखा गया है कि जो प्रोटीन्स हैं दे टेक अबाउट 20 मिनट्स टू मूव फ्रॉम सिस फेज टू ट्रांस फेज ऑफ। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आने में प्रोटीन्स को लगभग 20 मिनट्स का समय लगता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जब इनकी प्रोसेसिंग होती है। और ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेक्रेटरी वेसिकल्स वहाँ पे मूव किए, और यहाँ पे जो इसके कंटेंट्स हैं उनको एक्सोसाइटोसिस या रिवर्स स्पिनोसाइटोसिस द्वारा कोशिका से बाहर उसको रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर इनको एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है वो एटीपी प्रोवाइड करता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है एक इंटरमीडिएट पोजीशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन, और इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो गोल्जी बॉडी जो है ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर विद इन सेल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर केमिकल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको प्रूव किया जब कार्बन लेबल्ड कार्बन C14 कार्बन जो है उसको ल्यूसीन के अंदर उसको ल्यूसीन कार्बन लेबल रिलीज किया गया, और केवल 3 मिनट के बाद जब इसको देखा गया ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा तो इट वाज फाउंड दैट ये जो लेबल्ड ल्यूसीन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है काफी मात्रा में लगभग डबल अमाउंट के अंदर उपस्थित है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल अमाउंट है
एज कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड गोल्जी बॉडी विद इन 3 मिनट। और 7 मिनट बाद जब वापस रेडियो आइसोटोप रेडियो एक्टिविटी इसकी स्टडी की गई, तो ये देखा गया कि ये इसकी मात्रा जो है गोल्जी बॉडी में सर्वाधिक। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेबल ल्यूसीन पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और विद इन 7 मिनट्स ये गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंच गया, और वहां से ये जो है वेसिकल की फॉर्म में जो है वहां से रिलीज हो जाता है। तो इसकी जो मूवमेंट है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ, वहाँ से ट्रांजिशन वेसिकल निकले जो उसकी फॉर्मिंग फेज पे गोल्जी एंड सिस्टर्नी के एंटर हुए और गोल्जी सिस्टर्नी का पार्ट हो गए। वहाँ से ये इसकी ट्रांस फेज से सिक्रेटरी वेसिकल के रूप में निकले, वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुँचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एक्सोसाइटोसिस या रिवर्स पिनोसाइटोसिस द्वारा बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। अब इसके अंदर एक और काम किया गया है कि जो इनहिबिटर्स हैं लाइक साइनाइड्स और एंटीमाइसिन, ये दोनों सेल रेस्पिरेशन और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको इनहिबिट करते हैं। तो जो ये शो करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इज एक्टिव प्रोसेस, और इसके अंदर जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, एटीपी रिक्वायर्ड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर गोल्जी बॉडी के जो दूसरे